वेलकम टू स्टडी पीसीएस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए, जो बिहार एसआई का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे पीवाईक्यू का, तो उसका हम लोग थर्ड पार्ट आज करते हैं। चलिए, और चौथे पार्ट में कुछ 15-10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अमला बंगाल में एक डैश था, अधिकारी था। तो अमला जो है किस चीज़ का अधिकारी था बंगाल के अंदर? तो ए ऑप्शन है दीवान, बी ऑप्शन है जोतदार, सी ऑप्शन है कोतवाल और डी ऑप्शन है जमींदार। तो क्या थे ये? तो अमला जो थे एक जमींदार थे। क्या थे? एक जमींदार थे। ठीक है, देख लेते हैं। अमला जो है जमींदारों का लगान वसूल करने वाला एक अधिकारी था। ठीक है, एक अधिकारी था। तो क्या था? जमींदार था। बली क्या था? बली एक टाइप का एक जो वॉलेंट्री क्या एक टाइप का टैक्स था जो राजा को दिया जाता है। कौन से पीरियड? तो ऋग्वैदिक टाइम में। कौन से? ऋग्वैदिक पीरियड में। और लास्ट में जो लेटर वैदिक पीरियड है, ये एक टैक्स का फॉर्म बन गया। कुलपा क्या था? परिवार के मुखिया को कुलपा कहा जाता था। राजस्व और वाजपेय राजा द्वारा किए जाने वाला यज्ञ था। ठीक है, फिर धर्मा क्या था? जो वैदिक धर्म में जो पैतृक व्यवस्था के नियम करता था, जो ब्राह्मण और उसके भीतर जो मौजूद होते थे, हर चीज़ को संचालन और नियंत्रण करने का काम करता था, तो उसे धर्माधिकारी कहा जाता था। संग्रहिती क्या था? संग्रहिती एक जो कर एकत्र करने और लगाने की जिम्मेदार अधिकारी था। संग्रहिती भी कहते हैं ये एंशिएंट टाइम के जो है इंपॉर्टेंट जो प्रिविलेज सब हैं। क्या? एंशिएंट टाइम के प्रिविलेज सब हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुर्रा क्या है? तो मुर्रा किसकी नस्ल है? ए गाय, बी भैंस, सी ऊँट और डी गधे है। तो किसकी है? तो मुर्रा एक टाइप का किस चीज़ की नस्ल है? तो मुर्रा एक गाय की नस्ल है। क्या? ठीक है, तो इसमें से इम्पोर्टेंट जो हम लोग देखते हैं और कौन कौन से होते हैं। राठी हो गया, ठीक है, राठी, मेवाती, नागौरी, नीलमबारी, किलकर, कंकरेज, गिर, थारपारकर और साहिवाल। तो ये सारे के हैं। तो ये गाय के जो काऊ के जो ब्रीड्स हैं। क्या? काऊ के ब्रीड है जो इंडिया में मिलते हैं। मुर्रा क्या है? तो मुर्रा एक भैंस की प्रजाति है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। ये टोटल जो टाइप्स ऑफ बफेलो ब्रीड्स कौन कौन से हैं? मुर्रा बफेलो हो गया, नील रोबी हो गया, बोंदावरी हो गया, महसाना हो गया, सुरती हो गया, नागौरी, जफराबादी, चिल्काऊ बफेलो, बोनी बफेलो, रोमियन, कैमेरियन, कैरेबियन और एनाटोनियन और ऑस्ट्रेलियन अफ्रीकन। तो ये सारे क्या है? तो ये किसके प्रजाति हैं? तो बफेलो के प्रजाति यानी भैंस के प्रजाति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? भारत में जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन जो आया था, उसमें कितने लोग थे? तो कितने लोग थे? तो 3 लोग थे। क्या? 3 लोग थे। कौन कौन थे? तो देख लेते हैं इसके अंदर। कैबिनेट मिशन जो है 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन और वाइसरॉय लॉर्ड बेवल द्वारा दिया गया था, एक बयान था। ठीक है, इसके अंदर जो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे भारत के राज्य सचिव और सर स्टेफन क्रिप्स जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, ये भी इसमें थे। और एवी अलेक्जेंडर जो एडमिरल थे, प्रथम लॉर्ड, एडमिरल के प्रथम लॉर्ड थे। ये तीनों मिलके कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? तो 1946 के अंदर आया था। इस पर क्या बात करें थे? तो जो भारत के अंदर जो संवैधानिक भविष्य के बारे में जाने कि भारत जब आज़ाद होगा तो उसके संविधान कैसा होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान आया था। इसके बाद से कैबिनेट असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के अधीन भूमि का वर्गीकरण नहीं था? तो अकबर के टाइम यानी मुगल समय में कौन से प्रकार की भूमि नहीं थी? तो पोलज भूमि थी, परोती थी, बंजर थी, बंजारा भूमि थी, लेकिन जो जरीबा भूमि है इस टाइप की कोई भूमि नहीं थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। अब देख लेते हैं कौन कौन सी भूमि थे और इसके क्या क्या फीचर थे। तो देखिए, खेती योग्य भूमि को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया था मुगल अकबर के समय में। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान प्रमुख भूमि सुधारों की शुरुआत की, जिसमें पोलज, पड़ौती, चाचर और बांजर भूमि है। तो जो राज्य की उपज का हिस्सा भूमि के कुल उपज का 1/3 किया गया था। ठीक है, उसके बाद किसान या खेतीहार को भू राजस्व नगद वसूल के रूप में भी दे सकते थे, कि नगद के रूप में भी दे सकते थे और उपज का भी कुछ पार्ट दे सकते थे कर के फॉर्म में। पोलज भूमि क्या होता था? यहाँ पर हमेशा खेती की जाती थी, हर समय यहाँ पर खेती की जाती थी। ठीक है,
उसके बाद है पर्वतीय भूमि, पर्ती भूमि ये कहेंगे तो सिंपल पर्ती भूमि। तो इसमें क्या होता था कि 1 या 2 साल के लिए पर्ती छोड़ देते थे, उसके बाद से फिर से इस पर खेती की जाती थी। फिर था चाचर भूमि। चाचर भूमि क्या था कि अगर या जैसे हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना चौर चाचर, तो उसी टाइप का है। तो इसमें लगभग 4 से 5 वर्ष के लिए इसको खेती को छोड़ दिया था। उसके बाद जब इसमें फर्टिलिटी आती थी, सॉइल अच्छे हो जाते थे, तो इसमें दोबारा से करना स्टार्ट कर देते थे। ठीक है। उसके बाद है बंजर भूमि। बंजर भूमि को 5 वर्ष या अधिक समय के लिए पर्ती छोड़ा जाता था, वहाँ पर कोई भी कल्टीवेशन वगैरह नहीं होता था, इसको पर्ती भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें तीर्थस्वर तीर्थंकर कौन थे? पहला ए ऑप्शन है ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ या महावीर स्वामी। तो कौन थे? तो पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है। ये पार्श्वनाथ जो थे, ये जो झारखंड के जो पार्श्वनाथ पहाड़ी है वहाँ पर ये इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वहीं पर उनकी डेथ भी हुई थी। ठीक है। ऋषभदेव पहले जो तीर्थंकर थे। अब देख लेते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है। जैसे ऋषभनाथ जी इनके पहचान क्या था? बैल। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं अजितनाथ जी। अजितनाथ जी का निशान था हाथी। संभवनाथ जी तीसरे पे थे, इनका चिन्ह जो था घोड़ा। अभिनंदन नाथ जी क्या थे? तो इनका एक बंदर था, मंकी था। फिर है सुमित नाथ जी 5वें नंबर पे, इनका जो था जो चकवा एक बत्तख जो होता है वो था। उसके बाद पद्म प्रभु जी क्या था? तो लाल कमल था इनका पहचान। उसके बाद सुपार्श्वनाथ का जो था तो स्वास्तिक जो था ये इनकी पहचान थी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। स्वास्तिक कौन से तीर्थंकर थे? तो 7वें तीर्थंकर की थी। चंद्र प्रभु जी का तो इनका जो अर्धचंद्रकार था ये इनकी पहचान थी नाम से ही। पुष्पतंज जी थे, इनका जो मगरमच्छ था क्रोकोडाइल वो इनकी पहचान थी। शीतलनाथ जी क्या? तो शीतलनाथ से याद रखेगा पेड़ पौधे जो होते तो शीतल तो पेड़ वट वृक्ष इनका पहचान था। श्रेयसनाथ जी क्या थे? तो इनका जो था गेंडा जो पटना जू में देखेंगे। वासुप्रिय ये क्या था? तो 24वें तीर्थंकर थे। इनका जो था पहचान वो कौन थे? तो भैंस थे। विमलनाथ जी इसके नाम जो शुकर था। उसके बाद 14वें तीर्थंकर होंगे अनंतनाथ जी। तो इनके क्या था? तो सेही। ठीक है। उसके बाद है धर्मनाथ जी 15वें। उसके बाद है शांतिनाथ जी, इनका जो था पहचान क्या था? हिरण। ठीक है। उसके बाद है कंदुनाथ जी था। फिर है 18वें नंबर पे अरहीनाथ जी जो मछली इनका पहचान है। उसके बाद है मल्लीनाथ जी का कलश है, इसको याद रखिए। मल्लीनाथ जी 19वें कलश है। और मनु सुरभतानाथ जी कछुआ है, इनका पहचान है। उसके बाद है नमीनाथ जी 21वें तीर्थंकर थे। उसके बाद नेमिनाथ जी जो 22वें तीर्थंकर हुए, इनका पहचान शंख था। और पार्श्वनाथ जी जो इनका जो पहचान अगर देखें तो सर्प था। ठीक है। 24वें है हमारे महावीर स्वामी जिनका पहचान सिंह है, क्या? लायन। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन यानी BRO की स्थापना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 में की गई थी। जो बॉर्डर एरिया के जो है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह करे ताकि हमारे जो आर्म्स इम्यूनिटी जो है जो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन है वो अच्छे से हो सके, इसके लिए स्टार्ट किया गया था। ठीक है। तो जान लेते हैं। तो BRO कब किया था? तो 2023 को देश लगभग अभी हाल ही में इसका 64वां दिवस मनाया गया है। BRO जो 1960 में किया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के दर्शन में किया था। ये रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। क्या? रक्षा मंत्रालय के एडमिनिस्ट्रेशन जोन जो होता है उसके अंदर ये शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंकलवार कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में है। अंकलेश्वर कहते हैं इसको। अंकलेश्वर कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में है। यह ऑयल फील्ड भी है और यहाँ पे अंकलेश्वर का टेम्पल भी बहुत फेमस है। अंकलेश्वर जो है पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आज़ादी के बाद गुजरात में सबसे पहले 1958 में खेरा के लूनोज, अब आनंद जिले में आता है, तेल का खनन हुआ था। तो ये वही अंकलेश्वर है यहाँ पर। ठीक है। तेल खनन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं ऐड किया गया है, इसमें था कि जो अवध का
जो लास्ट नवाब कौन था उसका क्वेश्चन था, क्या बोलते हैं लास्ट नवाब, तो हम लोग अवध के बारे में जान लेते हैं। तो सदादत खान जो है बुरहान मुल्क जिन्हें कहते हैं 1772 में अवध का राज्यपाल नियुक्त किया और बाद में एक स्वतंत्र राज्य को स्थापना करने का इन्हें श्रेय जाता है। मिर्जा वाजिद अली शाह 1822 से लेकर 1888 तक रहा, जो 11वें और अंतिम राजा थे। कहते हैं अवध के 11वें और अंतिम राजा थे कौन? मिर्जा वाजिद अली शाह। ठीक है, अब चलते हैं तो सुजाउद्दौला और इम्पोर्टेंट अवध के जो किंग थे, और अब जो लॉर्ड डलहौजी ने इनको क्या किया था, जो कानून व्यवस्था के आधार पर इनको सिस्टम के अंदर कर लिया गया था, हड़प नीति के अंदर अपना लिया था इसको। सुजाउद्दौला जो अफगान के जो अहमद शाह अब्दाली के का सहयोगी और सफ्दरजंग का एक पुत्र था। ठीक है, अंग्रेजी की सहायता के लिए रोहिलाओं से लड़कर उन्होंने 1774 ईस्वी में रोहिलखंड अवध में मिला लिया था। रोहिला को कब मिला था? तो 1784 ईस्वी में मिला लिया था अवध में। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी में पार्टिकल की विद द वेलोसिटी ऑफ v एंड k, द इफ द वेलोसिटी ऑफ रिड्यूस 1/3 द इनिशियल वैल्यू देन काइनेटिक एनर्जी बिकम। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो अगर हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर है b। ठीक है, तो इसका देखते हैं क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होते हैं 1/2 mv स्क्वायर यानी हाफ mv स्क्वायर। तो मान लो कह रहे हैं कि वेलोसिटी 1/3 यानी 1 2, ये मान लो पहले का k था तो केवल m, v का क्या किया है v/2 का होल स्क्वायर कर दिया, तो कितना हो गया 1/2 इंटू m v स्क्वायर बाई 14, तो कितना हो गया 1/9। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ़ द वेलोसिटी इज रिड्यूस 1/3 किया है, सॉरी 1/3 किया है, तो 1/3 अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/9। तो कितना हुआ कि अगर इनिशियल मान लें k, तो k से कितना होता है k/9 टाइम्स हो जाएगा उसकी वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों के निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो इस जो भिलाई वगैरह में जो बने थे तो कौन से पंचवर्षीय योजना के अंदर ये बना था, तो उसको देखते हैं। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है आपका भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला स्टील मिल विकसित की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग जो 1957 में बनाया गया था का नेतृत्व पहली बार होमी जहांगीर बाबा ने किया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना एक शोध संस्थान के रूप में, तो वो भी इन्हीं के समय हुआ था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया था उस समय, ये जो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला सब जो ये सब चीज़ बनाया गया था। ठीक है, अब कुछ प्लान के बारे में देते हैं। फर्स्ट ईयर प्लान क्या होता है 1951 से 1956 के बीच में था। टारगेट क्या था 2.1, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ क्या हुआ था 3.6, तो इसे हैराडॉन मॉडल के भी कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव था कि जो रिफ्यूजी वगैरह है, फूड सफिशेंसी वगैरह, कंट्रोल प्राइस, ये सारी इन चीज़ों पे फोकस करना, तो मेनली याद रहे कि हैराडॉन मॉडल पे आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट है इसे क्यों प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसको किया था। और भाखरा नागल ह्यूज कलेक्शन वर मेड फॉर भाखरा नागल डैम। भाखरा नागल डैम भी पहली परियोजना योजना के साथ ही स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान के साथ ही स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है सेकंड 5 ईयर प्लान। तो सेकंड 5 ईयर प्लान कब आया था, तो 1956 से लेके 1961 के बीच में आया था। ग्रोथ था 4.5 टारगेट था, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ आया था 4.3। द प्लान फोकस ऑन द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हैवी बेसिक इंस्ट्रक्चर पे। ठीक है, ये किया गया था। उसके बाद जो न्यू 6 5 ईयर प्लान जो आया था रिजेक्टेड किया था सेकंड 5 ईयर प्लान के मॉडर्न को। रोलिंग प्लान आया था 1978 से 1980 के बीच में। दिस वाज द पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी। किस कारण, तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी और उन्होंने 5 ईयर प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है टू सक्सेसिव ड्राउट जो हुआ था उसके वजह से सक्सेसिव ड्राउट और बाढ़ हुआ था, उसके अंदर से जो 3 एनुअल प्लान आया था 1966 से 1969 के बीच में। ठीक है, कब आया था एनुअल प्लान 1966 से 1969 के बीच में। 8 प्लान कुड बी नॉट टेक ऑफ 1990 ड्यू टू द फैक्ट चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन एट द सेंटर। जो 8वां 5 ईयर प्लान जो है वो नहीं चला था,
क्योंकि इस समय जो 1990 में जो हुआ था पॉलिटिकल चेंजिंग सिचुएशन आया था और जो हमारा जो इकोनॉमिक चेंज भी हुआ था, इस वजह से उस समय वो ये प्लान लॉन्च नहीं हो पाया था। तो सेंटर जो है 1990 और 1992 में एनुअल प्लान लेके आया था, ठीक है। एक 1966 से 1969 तक 3 साल का एनुअल प्लान आया था। उसके बाद से 1990 से 1992 के बीच में 3 एनुअल प्लान आए थे। 8 प्लान वर इनिशियली लॉन्च इन 1992 द स्ट्रक्चर ऑफ एडजस्टमेंट पॉलिसीज़, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म वगैरह भी हुआ था। 12th 5 ईयर प्लान जो है 2012 से 17 के बीच में लाया था। इसमें कहा गया था कि टारगेट जो ग्रोथ रखा है 9% रखा है, बट 2012 के अंदर जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसने इसको अप्रूव किया, 12th प्लान का 8% इसको अप्रूव किया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का कारण बनने के लिए केवल यूवी प्रकाश पर ही प्रतिक्रिया करती है? तो क्या है? तो इस सोडियम, पोटेशियम, जिंक और सीजियम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जिंक जो है ये ऐसा काम करता है, ठीक है। कुछ धातुएं जैसे कि जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम आदि केवल यूवी प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होते हैं। जिंक, कैडमियम और मैग्नीशियम याद रखिएगा, जो यूवी प्रकाश के साथ ही सिर्फ इंटरेक्शन करती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है। कुछ जो एल्केलाइड है, क्षार धातुएं हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और रुबिडियम, ये जो है जो विजुअल लाइट के अंदर भी फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव दिखाते हैं। क्या विजुअल लाइट के अंदर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं? कौन कौन से हैं? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और रुबिडियम, ये सारी चीज़ें आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ए वर्ल्ड बैंक, बी विश्व व्यापार संगठन WTO, अंतर्राष्ट्रीय क्षणिक कोष और संयुक्त राज्य विकास यानी UNDP। तो कौन करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड कहते हैं। क्या ये क्षणिक नहीं होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है, ठीक है। तो IMF के द्वारा कौन कौन से रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकालती है? तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालती है और साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये 2 रिपोर्ट निकालती है IMF। रिपोर्ट पब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन कौन सा रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निकालता है, उसका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्ट जो गैप रिपोर्ट निकालता है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है ये भी निकालते हैं, रेमिटेंस इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स यही निकालते हैं, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सर्विस ट्रेड रजिस्ट्रेशन। तो ये सारे एक्ट जो इन सब में आप लोग याद रखिएगा, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग दोनों को निकालता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, देवास दर्रा भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो देवास दर्रा कहाँ पर है? ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश और डी अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ पर है देवास दर्रा? तो देवास दर्रा आपको कहाँ मिलेगा? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिलता है। देवास दर्रा कहाँ मिलता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अब इंपॉर्टेंट दर्रे को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए देवास दर्रा कहाँ पर है? दिबांग पास भी यहाँ पर है, दुपली पास यहीं पर है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में अगर देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट दर्रे, ठीक है। तो ये देखिए दिहांग पास अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। दीपनर पास, कुमजाना पास, चकना पास, लेखानी पास और हम्बुंग पास, ये सारे पास जो नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं। फिर है योंगयांग पास, योंगयांग पास कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के लिए। उसके बाद बोमडिला, नाथुला और जेलेपला और नाकुला, ये कहाँ पर है? तो सिक्किम में। कौन से? नाकुला, बोमडिला, नाथुला और जेलेपा कहाँ पर है? तो सिक्किम के अंदर है ये सारे दर्रे, ठीक है। दर्रे जो होते हैं, जो क्रॉसिंग होता है एक स्टेज से, फिजिकल बॉर्डर होता है, उसके वहाँ छोटा की रास्ता होता है जिससे कि आने जाने की सुविधा हो, वो चीज़ रहता है, ठीक है। उसके बाद है ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन से पास है? तो जितने भी ला वाला टर्म आएंगे वो सारे के सारे उत्तराखंड में होंगे, ठीक है। मुलिंगला, माना पास, मंगनेसा पास, नीति पास, लिपू लेक, तरेलीना पास, ये सारे कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड के अंदर है। अब हम जम्मू कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट पास को देख लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? तो मेंटिका पास, पारपिका पास, कुजरून पास, एंगल पास और कोटरा पास, ये सारे क्या हैं? तो ये इसके पार्ट हैं, जम्मू कश्मीर में पाए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हैं। खारदुंगला, जोजिला, बुर्जिला,
पीर पंजाल, बनिहाल, बारालाचला। ये बारालाचला अगर बात करेंगे तो बारालाचला, दिवास पास और जो रोहतांग पास है कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है, हिमाचल। दिवास पास कहाँ पर है, तो हिमाचल, जो हमारा क्वेश्चन था हिमाचल प्रदेश के अंदर है ये सारे पासेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इधर अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन कौन से हैं, नेक्स्ट है गोरघट्टा पास। गोरम घाट कहाँ पर है, तो राजस्थान के अंदर है। होल्डी घाट कहाँ पास कहाँ पर है, तो ये भी आपका कहाँ मिलेगा, राजस्थान के अंदर मिलता है। उसके बाद असीरगढ़, केसरगढ़ और मनसिन ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात के अंदर मिलते हैं। उसके बाद कुछ महाराष्ट्र के पासेस देख लेते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा मलसिर घाट, भोर घाट, नाना घाट और कुंभलीगढ़ घाट। ये सारे कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के अंदर आते हैं। और गोरिल्ला घाट पास ये भी महाराष्ट्र के अंदर आते हैं। पाल घाट अगर कहिएगा तो ये कर्नाटका के अंदर का है। पाला घाट कहाँ पर है, तो कर्नाटका के अंदर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट है एक पेड़ पर एफिफाइड के रूप में उगने वाला आर्किड किस तरह का उदाहरण है, तो किस तरीके से, पारस्परिकता का, सहभोजता का, अनिस्लिज्म का या परजीवता का। तो क्या राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका इंग्लिश में देख लीजिए कि एन ऑर्किड ग्रोइंग एन एपिफाइट ऑन ट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच इंट्रैक्शन, म्यूचुअलिज्म, कमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म या पैरासाइटिज्म। तो क्या है, तो जो कमेंसिलिज्म होता है, क्योंकि एक को फायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है, इसलिए इसको क्या होता है, तो इंट्रैक्शन जो होती है वहाँ पर, तो उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, तो ये देखिए ये टोटल है बायोटिक इंटरेक्शन। कौन कौन से होते हैं बायोटिक इंटरेक्शन, इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल भी, यानी दो टाइप है जहाँ पे जाते हैं उसके अंदर से। कंपटीशन में क्या होता है कि दोनों को नुकसान होता है, अगर वो उसके पास रह रहे हैं तो दोनों को नुकसान होगा। ठीक है, एमेंसिलिज्म में होता है कि एक को नुकसान होता है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आप लोग देखिए कि पेड़ के ऊपर बेलपत्र आ जाते हैं तो उससे क्या होता है, पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद एंटागोनिज्म में कि एक को फायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है। न्यूट्रलिज्म में किसी को ना तो फायदा होता है किसी को ना नुकसान होता है। कमेंसिलिज्म यानी एक को फ़ायदा होता है और एक को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये इसको कहते हैं। म्यूचुअलिज्म के दोनों को जो पढ़ा होता है, जैसे एल्गी और फंजाई का देखिएगा तो दोनों को एक के लिए उसके लिए खाने का काम करते हैं और एक उसका प्रोटेक्शन करता है। तो ये क्या होता है म्यूचुअलिज्म की दोनों को फ़ायदा हो। कमेंसिलिज्म एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और दूसरे को, जैसे जो हमारे जो कीट प्रभाव वगैरह होते हैं वो सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में वनस्पतियों को क्या कहा जाता था, वनवासियों को क्या कहा जाता था, तो प्राचीन भारत में वनवासियों को क्या कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मंदसौर, बी मलेश, सी निषाद और डी पनिकर्स। तो क्या कहते थे इसको, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका सी पनिषद। क्या कहा जाता था इनको, निषाद कहा जाता है। क्या निषाद कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और टर्मोलॉजी को देख लेते हैं। मलेच्छ जो थे एक वैदिक संस्कृति मलेच्छ शब्द से लिया है, रोमानी में मलेच्छ इसको कहा जाता था। ठीक है, विदेशी और जो आक्रमण करते हैं इसे बब्बर कहा जाता था। ठीक है, पानिकर जो है केरल के त्रावणकोर में राजा द्वारा प्रतिष्ठित हिंदू व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली मानक उपाधि थी। कहती है मानद उपाधि थी। अलग है, निम्नलिखित में से किस पौधे के परागण कण मनुष्यों में एलर्जी का कारण बनते हैं, तो मनुष्यों में एलर्जी का कारण कौन सा पौधा बनता है, तो पार्थेनियम जो है ये मनुष्य में एलर्जी का कारण एक होता है। पोलन ग्रेन जो होता है, पोलन ग्रेन ऑफ द पैरेथेनियन प्लांट कॉज एलर्जी इन ह्यूमंस। पैरेथेनियम इज आल्सो नोन फॉर द कैरेट ग्रेस। इट इज इन्वेसिव प्लांट स्पेसिस एंड वॉज इम्पोर्टेंट अलॉन्ग विद वीट। जो होता है जो वीट के साथ आता है, एक इन्वेसिव स्पीसीज होता है, जैसे खरपतवार टाइप का होता है, जो कि दूसरे से कि हम लोग को कुंभी जो है ये भी एक खरपतवार के एक डालिएगा, उनकी जो कैपेसिटी होते हैं, जो म्यूटेशन होता है बहुत ज़्यादा होता है, जल्दी ग्रोथ करके पूरे एरिया को कवर करके वहाँ की जो डाइवर्सिटी है उसको ख़त्म कर देता है। इसको कहते हैं इन्वेसिव स्पीसीज यानी एलियन स्पीसीज कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम उत्तक का भाग नहीं है, तो कौन सा है, ट्रैकिड है, वेसल्स है, सीव ट्यूब है, ये फाइबर्स है, तो कौन सा है, तो सीव ट्यूब जो है इसका जाइलम का पार्ट नहीं है। क्या है,
नहीं है। तो जाइलम के कौन कौन से मेनली पार्ट है? 4 पार्ट होते हैं कंपोज ऑफ 4 एलिमेंट, ट्रैकेआर्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, ट्रैकिड्स हो गया और वेसल्स हो गया। ठीक है, तो कौन सा नहीं है इसका? तो वेसल्स है, स्टेम ट्यूब्स जो है ये नहीं है इसका पार्ट। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो ये जाइलम जो होता है आपका अगर देखेगा तो मिनरल्स के लिए वाटर और भी वे थिक सेल वॉल मेड ऑफ द इंगसन सेल हैविंग द नो एंड्स वॉल बिटवीन दैम, कि एंड्स वॉल नहीं होता इनके बीच में। फोयल जो होता है वाटर और फूड को लेके चलता है और इनके बीच में एक वॉल होता है, थिक सेल वॉल मेड ऑफ द सेलुलोज। तो इस किसका बना होता है? फोलियम का, तो सेलुलोज का ये बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है भारत के अंदर? तो पश्चिमी घाट है। क्या है? पश्चिमी घाट है। भारत में टोटल 4 हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता। तो जैव विविधता को प्रकाशित करने के 2 क्वालिटी होनी चाहिए, या तो इसका जो सभी पौधे हैं 1500 प्रजाति से कम होने चाहिए, और इसमें जो एंडिजम है या एंडिजम बहुत स्थानिकता जो है सब होनी चाहिए, और इसके 30% निवासी उससे कम होना चाहिए, यानी कि खतरे में डाला जाना चाहिए। उसके जो लगभग 70% आबादी जो वो खत्म हो चुका हो, लगभग 30% बचा हो, तो इनको हम लोग हाई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर रखते हैं। तो इंडिया के अंदर जो है भारत में प्रमुख 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, हिमालयन, इंडो बर्मा, जो वेस्टर्न घाट और सुंदरलैंड जो है, ये 4 हॉटस्पॉट हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, ये देख लीजिए क्या है, ये हिमालयन वाला हो गया, ये आपका इंडो बर्मा रीजन हो गया, और ये आपका सुंदरबन डेल्टा हो गया। ठीक है, ये सुंदरबन डेल्टा वाला जो हो गया हॉटस्पॉट हो गया। उसके बाद है कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो किसके निर्माण के लिए किया जाता है? नायलॉन 6 एंड 10, नायलॉन 2 और नायलॉन 6 या मेलानाइन। तो किसके? नायलॉन 6 के निर्माण के लिए कैप्रोलैक्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैप्रोलैक्टम जो हो इसका जो सूत्र होता है CH2,5CCONS होता है। यह रंगहीन ठोस क्रेप्टो एसिड लैक्टम का एक एमाइड होता है। ठीक है, नायलॉन 6 जो उपयोग होता है नायलॉन 6 बनाने में, फिलामेंट में, फाइबर, प्लास्टिक बनाने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। नायलॉन फिलामेंट का प्रयोग होता है। अगला है पॉलीमर टू नायलॉन। नायलॉन 6 एक पॉलीमाइड है जो संघन पॉलीमराइजेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पॉलीमर नायलॉन 2 जो नायलॉन 6 एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कौन कौन से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, तो पॉलीमर नायलॉन 6 और नायलॉन 6 ये दोनों, 2 और 6 दोनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्वेथलिंग कप किससे संबंधित है? तो स्वेथलिंग कप किससे संबंधित है? रोइंग से, घुड़दौड़ से, गोल्फ से या टेबल टेनिस। तो किससे है? तो टेबल टेनिस से रिलेटेड है। आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट कप है, जैसे उबेर कप बैडमिंटन से, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से, डुरंड कप फुटबॉल से, थॉमस कप बैडमिंटन से, डेविस कप टेनिस से, वर्धमान ट्रॉफी वेट लिफ्टिंग से, रोवर्स कप फुटबॉल से कौन से? रोवर्स कप, डुरंड कप, फिर दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से, रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट से, उसके बाद है राइडर कप गोल्फ से, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, वेलिंगटन कप हॉकी से, और इराजा कप पोलो से, और ध्यानचंद जो भी है वो भी हॉकी से रिलेटेड है। तो ये सारे ट्रॉफी है। ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन बिहार एसआई में बहुत पूछे जाते हैं। अगला है हस्तिनापुर की खुदाई किसके बीच हुई थी? कौन से टाइम पीरियड के अंदर हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1950 से 1952 के बीच में इसकी खुदाई हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि 1950 से 1952 में जो बीबी लाल है, इन्होंने हस्तिनापुर की खोदाई की। तो उसके बाद अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के देखें तो राय बहादुर दयाराम साहनी जो थे, उन्होंने एक पुरातात्विक से जो 1920 से 1921 बीच में हड़प्पा जो घाटी है उसकी खोज की थी। उसके बाद जो 1920 से 21 के बीच में 1922 में जो मोहन जोदड़ो की खोज जो किया था डॉक्टर डी बनर्जी ने किया था। ठीक है, और जॉन मार्शल ने 1921 में पहली बार बताया था कि इससे हड़प्पा संस्कृति टाइप की कोई चीज़ है। तो मैसेज किसने दिया था? तो जॉन मार्शल ने दिया था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग मानव आंख में मायोपिया को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये नॉर्मल आई विजन है, कॉर्निया है, रेटिना है, नियर साइट विजन, यानी पास की चीज़ों को दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ें अच्छी दिखाई देती है। फिर अनफोर्सिन है, करेक्ट करते हैं कनकेव लेंस के द्वारा,
ठीक है। अगर निकट दृष्टि दोष है, अगर दूर दृष्टि दोष है तो कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किए थे। किसका? अगला है, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख में मायोपिया ठीक किया जाता है? तो वही है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा के कब्रों से नहीं मिली है? मिट्टी के बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं और तांबे का दर्पण मिला है, सूती कपड़े नहीं मिले हैं, कॉटन नहीं मिला, वूलन का मिला है, सूती कपड़े नहीं मिले। ठीक है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच। अभी है बचा हुआ क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।